हेलो दोस्तों, इस चैप्टर में हम द फ्रेंच रिवॉल्यूशन का पार्ट 2 करेंगे। तो शुरू करते हैं। फ्रांस एबोलिशेस मोनार्की एंड बिकम रिपब्लिक। तो अब फ्रांस में इतना सारा रिवॉल्यूशन हो रहा था, इतना सारा विद्रोह हो रहा था, इसकी वजह से अब धीरे धीरे ये मोनार्की का जो सिस्टम था, जो किंग का हेरिडेटरी रूल था, वो अब धीरे धीरे ख़त्म होने लगा था। और इसके वजह से किंग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहने लगा था, क्योंकि अब किसी की पावर जाएगी तो उसे ज़रूर ही फ्रस्ट्रेशन होगी ही। तो लुइस 16 जो था वो एक नेशनल असेंबली को हटाने के लिए एक मीटिंग बुलाया प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग के साथ, और भी वहाँ के बहुत सारे नेबरिंग कंट्रीज़ थे जिन्होंने उनकी हेल्प की इस मीटिंग के जो डिसीजन था उसके लिए। और वो डिसीजन ये था कि लुइस 16 चाहते थे कि जो नेशनल असेंबली है उसको जल्द ही हटा दिया जाए, और इसीलिए वो प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के किंग को ये कन्विंस किए थे कि वो उनके कंट्री में आए और नेशनल असेंबली को हटा दे ताकि वो लोग रूल कर पाए। तो ऐसा होता था ना कि किंग और किसी दूसरे देश का किंग, वो लोग लगभग एक मतलब रिश्तेदारी वो लोग का आ ही जाता था। और वो जो दूसरे किंग थे उनको ये भी डर हो गया था कि अगर आज फ्रांस में ऐसा हो रहा है तो हो सकता है कल को मेरे देश में ऐसा हो सकता है ये सब रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ सुन के मेरे वाले लोगों को भी ऐसा सोचना पर मजबूर हो जाए। तो ऑस्ट्रिया के किंग इसीलिए हेल्प किए थे क्योंकि लुइस 16 वहाँ के दामाद थे। पर जो ये नेशनल असेंबली पर जो वो लोग वॉर करते, उससे पहले ही नेशनल असेंबली के जो 745 मेंबर्स थे उन्होंने डिक्लेयर कर दिया वॉर प्रूशिया और ऑस्ट्रिया के खिलाफ। लगभग हज़ारों लोग आर्मी जो थी उसको ज्वाइन किए। और जो वहाँ का अभी का नेशनल एंथम है मर्सलीज, जो कि सबसे पहला बार कंपोज किया गया था रोजेट डी इसले से, वो उस समय गाया गया था जब जो नेशनल असेंबली के मेंबर्स थे वो मर्सलीज जा रहे थे, जो कि पेरिस की तरफ है। रिवॉल्यूशन जो था वो बहुत सारा पॉलिटिकल इक्वालिटी मांगता था, जैसे कि वोटर्स को राइट मिलना चाहिए जो कि वीकर सेक्शन है उनके भी, क्योंकि जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तो वो सिर्फ और सिर्फ रिचर मेंबर को ही जो भी प्रोवाइड करता था वो करता था। और ये सब जो ये रिवॉल्यूशन हो रहा था मोनार्की को हटाने के लिए, और जो ऑस्ट्रिया और प्रूशिया के किंग की तरफ से वॉर डिक्लेयर कर दिए थे, उस दौरान ये देखा गया कि जैकोबिन क्लब पॉलिटिकल क्लब उस समय बनना शुरू हो गए थे। और उसमें से जो जैकोबिन क्लब था वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हो रहा था, क्योंकि वो एक मेन क्लब बन गया था, सभी लोग उसको ज्वाइन करते थे और फिर उसके बाद प्रूशिया और ऑस्ट्रिया को पे अटैक कर देते थे। ये जो है इनका फेस आप लोग देख लीजिए, ये प्रूशिया के किंग है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान, और ये ऑस्ट्रिया के किंग है फ्रेंच रिवॉल्यूशन के दौरान। तो उस समय जब जैकोबिन्स क्लब का जब बन गया, उसके बाद जैकोबिन्स क्लब्स बहुत ही ज़्यादा आगे बढ़ने लगा। जो जैकोबिन क्लब का नाम रखा गया था वो एक कॉन्वेंट पे रखा गया था। कॉन्वेंट होता है रिलीजियस प्लेस, जैसे हम लोग के पास मस्जिद होता है, मंदिर होता है, वैसे ही वहाँ के लोगों के पास कॉन्वेंट था, उनका नाम कॉन्वेंट था और उसका रिलीजियस प्लेस था। और वहाँ के जो नाम रखने का एकमात्र कारण था कि जो संत जैकब था, जो कि रिलीजियस प्लेस था पैलेस में, उसी पर ये नाम रखा गया, क्योंकि उन्होंने वहाँ पर सोचा कि जब मेरा भगवान मेरे साथ है तो फिर कुछ भी नहीं हो पाएगा हम लोग को। इसीलिए उस दौरान जैकोबिन्स क्लब का नाम संत जैकब, जो कि एक रिलीजियस प्लेस है, उस पर रखा गया। मेंबर्स जो थे जैकोबिन क्लब के वो बहुत ही ज़्यादा प्रोस्पेरियस, मतलब बहुत ज़्यादा अमीर या गरीब नहीं थे, वो लोग मिडिल क्लास से भी थोड़े नीचे ही थे। और वो लोगों ने ऐलान किया कि अब जो हम अपना ड्रेस बनाएंगे वो अलग होगा फ्रेंच से। वो लोग एक लॉन्ग, मतलब एक लंबा जैसा स्ट्रिप्ड ट्राउज़र पहनने लगे और एक रेड कैप पहनने लगे। और ये पहनना सिर्फ मेन को अलाउ था, क्योंकि वुमेन को कोई भी एक्टिव पार्टिसिपेशन रिवॉल्यूशन में जैकोबिन्स क्लब के दौरान नहीं मिल रही थी। और ये लोगों को सैन क्लूटोज कहा गया था। सैन क्लूटोज होता है जो विदाउट नी ब्रीचेस। तो उसके बाद 1792 का जो समर था, जो गर्मी का महीना था, उसमें बहुत सारा दंगा फिसाद हुआ, क्योंकि जैकोबिन्स जो क्लब थे वो लोग डिसाइड किए थे कि जो शॉर्ट सप्लाई होता है हम लोग को फूड का, और वो भी बहुत ज़्यादा हाई प्राइस में, उसके खिलाफ हम लोग को कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। 10 अगस्त को वो लोग पैलेस ऑफ टूर्लीज,
उसको तोड़ दिए थे, और जो किंग था लुइस 16 उसको कैप्चर कर लिए थे कुछ समय के लिए। और जो भी वहाँ की रॉयल फैमिली थी वो लोग के साथ भी वो लोग गलत कर रहे थे, वो लोग के साथ वो लोग एक ब्रूटल हो रहे थे एक ना किसी तरीके से। इलेक्शन जो थे अब वो हेल्ड होना शुरू हो गए थे, जैकोबिन्स क्लब इसमें बहुत बड़ा रोल प्ले किया था। इलेक्शन जो थे अब वो हेल्ड होना शुरू हो गए थे, और जो सारे के सारे मेन थे 21 ईयर्स के, उनको राइट टू वोट मिल गया था। और जो अब की न्यू असेंबली जो गवर्नमेंट इलेक्ट हुई उसका नाम कन्वेंशन रखा गया। और ये बात आपको पॉइंट करना ज़रूरी है क्योंकि ये क्वेश्चन एग्ज़ाम में आ सकता है कि पहले कितना पर जब लुइस 16 था तब वोट करने मिलता था, और लुइस 16 के बाद कितना पे मिलने लगा। तो लुइस 16 के दौरान जो भी मेन जो ज़्यादा टैक्स पे करते थे उनको 25 साल से मिलना शुरू हो जाता था, और अब से सारे के सारे मेन जो 21 साल के हैं उनको राइट टू वोट मिल चुका था। अब जब ये सारे लोगों ने लुइस 16 को कैप्चर कर लिया तो धीरे धीरे अब ये पता लगना शुरू हो गया था कि अब मोनार्की जो है वो ख़त्म हो जाएगा। जो फ्रांस था वो फाइनली अब रिपब्लिक होने वाला था। होने वाला क्या, अब हो ही चुका था। 21 सितंबर 1792 को मोनार्क एकदम हटा दिया गया था और फ्रांस रिपब्लिक बन गया था। लुइस 16 जो थे वहाँ के राजा, उनको फांसी पर चढ़ा दिया गया था और उन पर यह केस डाला गया था कि वो बिट्रेयल किए हैं लोगों के साथ, और उनकी गवर्नमेंट जो है वो बिट्रेल करी है। इनकी जो वाइफ थी उनको भी इन्हीं के साथ फांसी पर चढ़ा दिया गया था कुछ दिनों बाद, लेकिन वही डेट पर। जैसे अगर मान लीजिए कि इनका डेट अगर 14 मई को हुआ, 21 सितंबर को हुआ है, तो उनका एक हफ्ता बाद ही तक हो ही चुका था। अब आता है द रीजन ऑफ टेरर। रोबेस्पायर जो कि लीडर थे जैकोबिन्स क्लब के, अब वो लीडर बन चुके थे पूरे कंट्री के। वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव थे अपने रूल के दौरान। वो किसी को भी जो उनको लगता था कि वो रिपब्लिक का एनिमी है, जो वहाँ का गवर्नमेंट है उसका एनिमी है, वो उन पर केस कर देते थे, और अगर कोर्ट ने उन्हें गिल्टी मान लिया तो वो लोग को वो गुलेटिन में भेज देते। गुलेटिन होता था कि एक मशीन होता था जिससे आदमी का सर काट दिया जाता था। तो इसी दौरान ये देखा गया कि उनके जो पार्टी के मेंबर थे वो भी उनसे कुछ कहीं ना कहीं तक नाराज़ रहने लगे थे। उन्हें जो भी लगता, चाहे वो अपोजिशन पार्टी का हो या वो उनका खुद का पार्टी का हो, जो उनको लगे कि उनका रिपब्लिक के ख़िलाफ़ है, वो उनको मरवाने की कोशिश में लग जाते थे। और कई बार ऐसा भी होता था कि अगर कोर्ट उन्हें सज़ा नहीं दे रही है तो वो खुद उसे अपने जासूसों के मदद से मरवा दिया करते थे। अब आता है द एट्रोसिटीज़ ऑफ द लीडर। एट्रोसिटीज़ होता है कि जो भी दुष्कर्म किया गया है, जो भी अत्याचार किया गया है लीडर से, वो। रोबेस्पायर जो थे वो मैक्सिमम सेलिंग प्राइस डालते थे किसी भी वेजेस पर। पीजेंट्स जो थे वहाँ के, वो उन लोग को फोर्स करते थे कि किसी भी तरह का आपको एक्सपेंसिव फ्लोर नहीं यूज़ करना है, और आपको अपना ग्रेन्स जो है वो कहीं बाहर नहीं भेजना। तो अगर अब किसी के पास ज़्यादा स्टोरेज में है कोई चीज़ तो वो बाहर भेज करके उसको यूटिलाइज़ करना चाहेगा। ऑब्वियसली वो ये नहीं चाहेगा कि उसके पास जो भी ग्रेन्स है वो रखे रखे वेस्ट हो जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टॉक हो चुका था ग्रेन्स का। और ये सब बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ था उनका। जो भी ट्रेडिशनल वहाँ के लोगों को कहा जाता था मैंसोर एंड मैंडेनी। मॉन्शोर होता है सर, और मैडम को ये दोनों का वर्ड टर्म दिया गया है। इसका स्पेलिंग आप लोग ज़रूर याद रखें। और वहाँ अब जो ये दो ट्रेडिशनल नाम थे उसके जगह पर अब सभी को साइटोयोनी कहने लगे थे। साइटोयोनी मतलब सिटीज़न होता है। चर्चेस जो थे वहाँ के उनको ऑफिसेज और बैरक्स में कन्वर्ट कर दिया गया था। जो उसके सपोर्टर्स थे वो भी अब धीरे धीरे उससे फ्रस्ट्रेट रहने लगे थे, और फाइनली उनको कोर्ट ने ये निर्देश सुनाया 1794 को कि अब आप बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ कर रहे थे। और जो केस लुइस 16 पर फाइल हुआ था वही केस अब रोबेस्पायर पे फाइल हो गया था। और जो नेक्स्ट डे, जिस दिन वो कोर्ट का निर्णय आया उसके जस्ट नेक्स्ट डे इनको गुलेटिन पे चढ़ा दिया गया। अब जब इनका रूल ख़त्म हो गया तो फिर डायरेक्टर्स का रूल आया फ्रांस में, और धीरे धीरे अब जैकोबिन्स क्लब गिरने लगा था। गिरने वो इसीलिए लगा था क्योंकि उसके जो मेन लीडर थे वो अब नहीं रहे थे, और लीडर के ही अंडर सब काम करता था, तो वो धीरे धीरे फॉल डाउन होने लगा था। तो जब ये फॉल डाउन होने लगा था तब देखा गया था कि जो मिडिल क्लास है वो अब धीरे धीरे ऊपर उठ रहे थे। और कॉन्स्टिट्यूशन अब फिर से जब ये चले गए उसके बाद फिर फ्रेम किया गया, थोड़ा सा उसमें अमेंडमेंट लाया गया, और उसमें 2 लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इलेक्ट किया गया। और फिर वो जो 2
काउंसिल्स थे वो लोग ने डायरेक्टर्स को इलेक्ट किया, ठीक है। उसके बाद वो जो डायरेक्टर्स जो थे वो 5 एग्जीक्यूटिव होते थे, और ये बस इसीलिए किया गया था ताकि ये जो होता था फ्रांस में अभी तक देखा जा रहा था कि अगर मोनार्क नहीं भी है तो कंसंट्रेशन ऑफ पावर एक ही इंसान के पास रहता था। रोबेस्पायर के दौरान बस उन्हीं के पास था, लुई 16 के पास बस उन्हीं के पास था, इसीलिए जो भी था वो पावर को डिवाइड करने के लिए ही था। लेकिन धीरे धीरे ये देखा जाने लगा कि जो डिस्प्यूट है, जो भी मतभेद हो रहा है डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बीच, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है और पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होने लगा था। मतलब अब जब दो नेता ही आपस में लड़ रहा है तो वो दोनों किसी स्कीम को कैसे लाके दे पाएगा हम लोग को। तो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी हुआ था डायरेक्टर्स और लेजिस्लेटिव काउंसिल्स का। तो इसके दौरान देखा गया जो मिलिट्री डिक्टेटर थे नेपोलियन बोनापार्ट, उनका बहुत ही ज़्यादा राइज हो रहा था। और जो रिवॉल्यूशनरी थॉट्स थे लोगों के दिमाग में कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है, राइट टू फ्रीडम मिलना चाहिए, जो भी ओपिनियन के पर भी बहुत लोगों को रोबेस्पायर ने जेल भिजवा दिया था या फिर उनको मरवा दिया गया था। रिवॉल्यूशनरी जो थॉट्स थे, जैसे वुमेन को राइट टू वोट नहीं मिल रहा था, ये सारे थॉट अभी भी लोगों के दिमाग में बहुत हद तक चल रहे थे। ये नेपोलियन बोनापार्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा एक अग्रेसिव रूल और एक गंदा रूल करके गए थे फ्रांस पर, और ये बहुत हर एक यूरोपियन कंट्री लगभग ये गए हैं और जीते हैं। और इनके फेस से भी आपको लग ही रहा होगा कि ये कितना ज़्यादा गुस्से में रहते थे। ये मैक्सिमम टाइम गुस्से में रहते थे। इनके जो एक फैमिली मेम्बर थे, ब्रदर, वो कहे थे कि मुझे भैया, वो अपने लैंग्वेज में कहे थे कि मुझे भैया से कुछ कहने में भी डर लगता है कि कहीं वो मुझे मार ना दे। तो ये हमेशा गुस्से में ही रहते थे मैक्सिमम टाइम। अब जो वुमेन थी वहाँ की, जितनी भी वुमेन थी, क्या उनका पार्टिसिपेशन था रिवॉल्यूशन में थोड़ा भी? तो हाँ, वुमेन जो भी थी उनका एक्टिव पार्टिसिपेशन था थ्रू आउट दी रिवॉल्यूशन। जो वहाँ की वुमेन थी वो अपना काम करती थी ताकि वो अपने फैमिली का पेट भर पाए। लेकिन वहाँ देखा जाता था कि मोस्ट ऑफ जो वुमेन है वो एजुकेटेड नहीं है, और वो जो भी काम कर रही है वो छोटा मोटा बिजनेस करके करती थी। वो लोग अपने फैमिली का केयर करती थी। जो भी वहाँ उनके फैमिली के मेन जा रहे थे कहीं बाहर लड़ने के लिए तो वो उनको सपोर्ट करती थी कि आप जाओ, हम संभाल लेंगे। जो वुमेन्स थी वो लोग सोच रही थी कि मेन के साथ जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं ठीक है, बच्चे अभी बच्चे ही हैं, पर हम लोग का क्या, हम लोग को कुछ राइट्स मिलना चाहिए। तो वो लोगों ने अपना खुद का क्लब ज्वाइन करना, खुद का क्लब बनाना स्टार्ट कर दिया था। लगभग 60 क्लब बने थे, लेकिन उसमें जो सबसे फेमस था वो रिवॉल्यूशनरी एंड रिपब्लिकन कम्युनिटी था। कम्युनिटी मतलब वो एक क्लब ही था। जो वहाँ की कॉन्स्टिट्यूशन थे, वहाँ कॉन्स्टिट्यूशन बनी थी, उससे वो लोग बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटेड रहते थे। जो वो सोशल क्लब जो मोस्ट फेमस थे वो, और वो लोग चाहते थे कि पॉलिटिकल राइट्स सभी लोगों को मिले बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन की कि वो वुमेन है, वो मेन है, वो ये है, वो है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, ऐसा सब कुछ छोड़ करके सबको राइट टू वोट मिले। अब जब देखा गया कि इतना सारा क्लब बन रहा है तो वहाँ की गवर्नमेंट ने सोचा कि हम लोगों को भी अब कुछ ना कुछ सर्टेन प्रिविलेजेस देने चाहिए वुमेन को, वरना क्या होगा कि वो लोग फिर से रिवॉल्यूशन कर देंगे और हम लोगों के साथ खराब होगा। तो एजुकेशन जो था अब सारी लड़कियों के लिए वो कंपलसरी बन चुका था। अब जो वहाँ के पिता थे जो बेटियों के, वो उन लोग को फोर्स नहीं कर सकते थे शादी करने के लिए जब तक उस बच्ची का मन ना हो शादी करने को। डाइवोर्स जो था वो अब लीगल बना दिया गया था। वुमेन अब जो थी वो खुद को ट्रेन कर सकती थी, एजुकेशन ले सकती थी ताकि वो जॉब्स ले सके या स्मॉल बिजनेस कर सके। तो ये सारे के सारे जो भी थे ये बहुत ही ज़्यादा उभर के आ रहा था। और इसी दौरान देखा गया जब रेंज ऑफ टेरर चल रहा था कि जो वहाँ की न्यू गवर्नमेंट थी वो लोग ऑर्डर कर रहे थे कि वुमेन्स का सारा क्लब बंद कराया जाए और बैन कराया जाए, क्योंकि वो लोग वुमेन को एक बहुत ज़्यादा निचला दरिया समझते थे। तो इसी वजह से बहुत सारी ऐसी वुमेन थी जो अरेस्टेड हुई और बहुतों को मार भी दिया गया। लेकिन ये जो वुमेन का रिवॉल्यूशन था ये थमा नहीं।
बहुत सारे साल, लगभग 2 सेंचुरीज़ के बाद वुमेन जो थी फ्रांस की, उनको अपॉर्चुनिटी मिला कि वो लोग अपना कास्ट कर पाए वोट। और ये सन 1946 की बात है जब उन्हें राइट टू वोट मिला। तो इतना ज़्यादा पार्टिसिपेशन था कि वो लोग लगभग 200 साल तक लड़ी, और जब तक वो लोग को राइट टू वोट और सेवरल राइट्स नहीं मिले तब तक वो लोग रुकी नहीं। अब इसके बाद आता है एबोलिशन ऑफ स्लेवरी। तो जो जैकोबिन्स क्लब थे, जो कि जिनकी वजह से मोनार्क ख़त्म हुआ था ऑलमोस्ट, वो इस समय बहुत ही ज़्यादा बड़ा काम करके गए थे। वो था दास प्रथा जो था उसका ख़त्म कर देना, एबोलिश कर देना उसको। बहुत सारे दंगे फसाद हुए लेकिन एबोलिशन नहीं हो पा रहा था स्लेवरी का। लेकिन धीरे धीरे देखा गया कि ये कमज़ोर पड़ रहा है, और 1848 को फाइनली स्लेवरी जो था वो टोटली ख़त्म हो चुका था। अब जो देखा जा रहा था कि फ्रांस के लोगों के डे टू डे लाइफ में भी बहुत सारा रिवॉल्यूशन हो रहा था। जो फ्रांस के लोग थे उनके जो बोलने का तरीका था, पहनने का जो कपड़ा था, बुक्स थे, वो 1789 के दौरान बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस हुए थे। जो वहाँ का सबसे इम्पॉर्टेंट लॉ था जो कि बैसिल का डिस्ट्रक्शन के बाद आया था, वो था एबोलिशन ऑफ सेंसरशिप। सेंसरशिप जो था वो कम्प्लीटली एबॉलिश्ड हो गया था और ये एक लॉ बन चुका था। फ्रीडम फील करने लगे थे वहाँ के पीपल लोग, और सोसाइटी अब धीरे धीरे डेवलप हो रही थी इन दी सेंस कि अब थोड़ा बिजनेस इंपोर्ट एक्सपोर्ट का बढ़ रहा था, थोड़ा जॉब्स में सबको इक्वालिटी दिख रहा था, और वहाँ के लोगों का अब जीवन जीने का तरीका धीरे धीरे बढ़िया हो रहा था। अब आता है नेपोलियन बोनापार्ट। ये वाला पैरा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होगा क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत सारा आता है। 1804 में नेपोलियन जो थे वो उसने अपने आप को क्राउन कर दिया एम्परर ऑफ फ्रांस से। वो राजा बन चुके थे, या फिर उनका आप कह सकते हैं कि लीडर बन चुके थे फ्रांस के। उन्होंने बहुत सारे यूरोपियन कंट्रीज़ को लूटा था और उन पे फिर क्या नाम है अपना राज्य बैठा दिया गया था। और लेकिन उनका ये था कि हमको सारा चीज़ जीतना है, तो इसीलिए वो आगे बढ़ते जाते थे। तो आगे बढ़ते जा रहे हैं तो पीछे वाले जो जीते हैं उस पर किसी ना किसी का तो कंट्रोल लाना ही होगा। इसीलिए वो क्या करते थे कि वहाँ के जो अपने फैमिली मेम्बर्स रहते थे, उसके फैमिली मेम्बर्स कहीं पे भी रहे वो उसको वहाँ पर का राजा या रानी घोषित कर देते थे। और उनके दौरान ये भी देखा गया था कि फ्रांस में बहुत सारा इम्पॉर्टेंट लॉ जो है वो भी आया, जो कि उस वहाँ के लोगों को कहीं ना कहीं अच्छा लग रहा था। जैसे कि प्रोटेक्शन ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी, जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको गवर्नमेंट प्रोटेक्ट करेगी। यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट होता था कि अब सारे कंट्री जो थे वो अलग अलग वेट का यूनिट समझते थे, जैसे कोई केजी, कोई ग्राम, कोई कुछ तो कोई कुछ। तो वो यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ वेट जो थे वो इंट्रोड्यूस किए थे कि सारे कंट्री में लगभग केजी ही यूज़ होगा। और फिर उन्होंने बहुत सारे राजाओं से लड़ा क्योंकि उनके पेरिस में सब आना चाहते थे, क्योंकि पेरिस के पास बहुत हेरिटेज था, बहुत सुंदर जगह था वो। तो वहाँ पर बहुत सारा रिवॉल्यूशन हुआ, और वहाँ जब एक सबसे ज़्यादा प्रोमिनेंट लीडर जो उन पर अटैक किए थे वो थे वाटरलू, वो जो कि 1815 में अटैक किए थे, और उन्होंने उसे भी बहुत ज़्यादा मुश्किलों से डिफीट कर ही दिया था। तो ये था इस चैप्टर का टोटल की पॉइंट में डिस्कशन। अब इसका कंक्लूजन देख लेते थे। जो रिवॉल्यूशन हुआ उसकी वजह से जो सिचुएशन था फ्रेंच सोसाइटी का वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया होने लगा था। फ्यूडल सिस्टम, जो दास प्रथा थी, वो टोटली एबॉलिश हो चुकी थी और लोगों का जीवन जीने का तरीका कहीं ना कहीं बेहतर होते जा रहा था। तो ये था चैप्टर 1 NCERT क्लास 9 का द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। आगे के वीडियोस के लिए आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।